केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पंचकुला में हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। पंचकुला में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हरियाणा में फिर तीसरी बार भाजपा बनाएगी सरकार। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंचकुला से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ 3 नए कानूनों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कहा, नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना अत्यंत जरूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। नमस्कार, मैं गुरजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पंचकुला में आज हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौता के तहत पंचकुला में फोरेंसिक लैब खोजी जाएगी। इस समझौता ज्ञापन का सामान्य उद्देश्य सहयोगात्मक और पारंपरिक रूप से लाभकारी गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है, जो हरियाणा राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का काम करते हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एनएफएसयू के साथ जोड़कर एक वैज्ञानिक आधार देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों में 6 साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान जितने भी धाराओं में हैं, सरकार ने उन सब में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लैब की विजिट को कंपलसरी करवाया है। सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि एनएफएसयू के साथ जोड़कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का आपने फैसला किया है। और जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे, इन 3 कानूनों में हमने जो पीढ़ी न्याय और हरेक को न्याय एक कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है, उस सब में फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी अपराध की तुरंत जांच में फोरेंसिक जांच का अहम रोल होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये एक मजबूत कदम उठाया गया है, जिसका प्रदेशवासियों को भरपूर लाभ मिलेगा। हमारी पहले तो एक ही फोरेंसिक लैब थी मधुबन में, अब शायद 3 और आई है, तो 4 लैब हमने की है। और इसका जो स्टाफ भी भर्ती हमने कल ही, बल्कि आज ही मैंने पढ़ा कि 55 लोगों का रिजल्ट भी उसमें आया है, वो साफ दिन को मिलेगा। और जैसे ही इस फोरेंसिक लैब का कैंपस हमारे पास होगा, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम पीड़ित को न्याय जल्दी दे सके। और हरियाणा को एक बड़ा क्राइम में इसका लाभ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी इसके साथ जोड़ करके, क्योंकि कई बार जब क्राइम होता है और क्राइम में लंबा समय उसको सर्च करने में लग जाता है और साधनों के अभाव में हम सर्च भी नहीं कर पाते, परंतु जब नई टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ेंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विजन है और आदरणीय गृह मंत्री जी जो आपने 27-28 अक्टूबर को सूरजकुंड में ये परिकल्पना की थी, आज वो साकार रूप ले रही है। वहीं राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति डॉक्टर JM व्यास ने कहा कि ये समझौता हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएगा और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा।
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ MOU करके जो अलग प्रकार की पहल की है उसके बारे में मैं उनको बता देता हूं। बहुत प्रशंसनीय कामगिरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये MOU हरियाणा राज्य में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम जो है उनको सुदृढ़ करने में बहुत मदद करेगा। ये MOU अंतर्गत 4 चीजें हो रही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर अलग प्रकार के होगी, और इसमें NFSU पूरी मदद करेगा। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में कल नदी पार करते समय टैंक अभ्यास के दौरान अचानक जल स्तर बढ़ने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए इस पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई और लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुए बड़े हादसे पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि लद्दाख में एक नदी के उस पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख हुआ है। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। पंचकुला में आज बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। हरियाणा के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विलम कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सुशासन के आधार पर तीसरी बार सरकार बनाएगी। हमारे नेता जनता के बीच काम के आधार पर वोट मांगने जाएंगे। हरियाणा ने केंद्र में सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को लीड करने में अहम भूमिका निभाएगा। लोग अब स्थिरता और विकास चाहते हैं, इसीलिए तीसरी बार भी बीजेपी जनता का विश्वास अवश्य जीतेगी। पार्टी में नेताओं की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई मनमुटाव नहीं है और सब एकजुट हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी है। 14, 19 और 24 तीनों लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में एक उत्तरदायी सेवा की व्यवस्था बनी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव ने भी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताई है। हमें पूरा भरोसा है अगले अक्टूबर महीने के उपरांत अंत तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी वापसी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जनता के आदेश से सेवा किया है। आज हरियाणा कई पैमाने पे देश में एक अपना विश्वसनीयता बनाई है। मैंने पिछले सप्ताह भी हरियाणा आया था, मैं आज भी आया हूं। हरियाणा सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, हरियाणा एक भारत के अंदर तेजी लाने वाला एक मिजाज है। अगले बार संगठन जाएगी जनता के पास, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे जनता के पास। सर्व समाज की विश्वास लेते हुए हम तीसरी बार भी प्रदेश की जनता की विश्वास जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। कांग्रेस को लोगों के हित से कोई सरोकार नहीं है। नीट मामले को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति सजग है। पेपर लीक मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों का हित नहीं चाहती, वे सिर्फ सदन की कार्यवाही में रुकावट पैदा कर रही हैं। पहल किया है, NTA की नया नेतृत्व आई है। NTA को और फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म क्या किया जाए, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी इसरो की पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनी है। हमने एक पब्लिक एग्जामिनेशन डिसरप्शन के खिलाफ एक सख्त कानून बना लिया है। हमने पूरा प्रकरण को
सीबीआई के हवाले कर दिया है। हमने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, अभिभावकों को मिल रहे हैं। हमारी चिंता देश में जो नई पीढ़ी है उनकी मन स्थिर रहे, एंग्जाइटी घटे और वास्तविकता की ओर जाए। एक सरकार करके और एक मंत्री करके हमारे दायित्व है, हम उसमें बार बार अड़िग है। हमारे इंटेंशन बहुत स्पष्ट है। बाकी रहा अपने एनबीई के बारे में, कल मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है, जिसको हमने डिफर किया था या कैंसिल किया था। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए कानूनों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आमजन में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोग नए बदलावों और इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि न्याय प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव इन तीनों कानूनों के माध्यम से आने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक प्रदेश में 3,533 मास्टर ट्रेनर तैयार हो चुके हैं और 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी प्रशिक्षित हुए हैं। इसमें टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया है और सारी प्रक्रियाओं को समयबद्ध किया गया है। ट्रायल की प्रक्रिया समय सीमा निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने त्वरित न्याय के लिए नए आपराधिक कानून बनाए हैं। नए कानूनों के बारे में हम पूरी तरह से तैयार हैं। 1 जुलाई से ये आपको पता है कि ये प्रभाव में आ जाएंगे और बहुत सारे बदलाव इन तीनों कानूनों के माध्यम से आने वाले हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और हमारे यहाँ भी जो रेगुलेशन में बदलाव होने थे वो किए गए हैं। ट्रेनिंग बहुत बड़े स्तर पर की गई है और करीब 17,000 पुलिसकर्मियों को हम अब तक इसमें प्रशिक्षण दे चुके हैं नए कानूनों का। और जो हमारे 13,000 के करीब अन्वेषण अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो लगभग सभी अब तक उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। इसमें टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर है और समयबद्ध किया गया है बहुत सारी प्रक्रियाओं को। ट्रायल का जो हमारा एक प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता था, उसको समयबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ऐसा महसूस किया हमारी जो ये लेजिस्लेचर है, उन्होंने ये महसूस किया कि इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, तो पार्लियामेंट ने तीनों कानून एक बार उनको बड़े स्तर पर बदलाव करके वो इनेक्ट किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार के अपराधियों के बारे में बदलाव किया गया है, जिसमें न्याय के लिए पुनर्वास के लिए जोर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा कम की गई है और विचाराधीन कैदियों के लिए उदार जमानत स्वीकार की गई है, जिसमें गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है। छोटी चोरी जैसे अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके तहत दंड के रूप में सामुदायिक सेवा करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। NTA ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि UGC नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा इस महीने की 18 तारीख की आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता किया गया था। सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति, PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की स्कॉलरशिप के लिए UGC नेट परीक्षा आयोजित की जाती है। संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी।
एनटीए ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए www.nta.ac.in वेबसाइट देखने की सलाह दी है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात की 7 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने गोधरा, आनंद, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में छापेमारी की। गौरतलब है कि नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट मामले में ही सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पत्रकार और कॉलेज के प्रिंसिपल को मदद कर रहा था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कल पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 10वीं व 12वीं कक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि धन से ज्यादा शक्तिशाली ज्ञान और शिक्षा है। शिक्षा में उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा ही आपको जीवन में तरक्की व सम्मान दिलवाती है। यही सम्मान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व की सबसे प्रसिद्ध 3 विश्वविद्यालयों से पीएचडी करके प्राप्त किया। विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन्हें एक बार हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 शिक्षकों की सम्मानित किया जा रहा है। उनमें भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षा देने में पंचकुला जिला अग्रणी जिलों में शामिल है। उन्होंने बताया कि अश्वनी गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा व खेलों की व्यवस्था का प्रयास किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। मुलाकात के दौरान हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी बच्चों को संबोधित किया। या बिल्डिंग की है या फर्नीचर की है या कोई भी कमी महसूस होती है, उसको पूरा करने की मेरी जिम्मेवारी रहती है। मैं प्रयास करता हूं कि उनका जो भी उनकी जरूरत है या मुश्किल है उसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनको बधाई देने के लिए आज मुझे समय प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला था और आज बहुत अच्छे से उनसे भेंट भी हुई, पिछली यादें भी ताजा हुई और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से 3री बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उनके साथ बैठ करके कुछ देर चर्चा भी हुई। तो हमारे सरकारी स्कूल के तमाम बच्चे जिन्होंने प्रथम स्थान लिया है उन सबको ऑनर किया गया। साथ साथ उन तमाम प्रिंसिपल्स को भी ऑनर किया गया जिनके स्कूल का रिजल्ट 100% है। तो इस प्रकार से उन्होंने जहां शिक्षकों का और बच्चों का हौसला बढ़ाया, उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करी, वहीं बाकी हरियाणा के लिए भी एक चैलेंज दे दिया। यमुनानगर जिला प्रशासन मानसून को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन को लेकर सतर्क है। पिछले वर्ष हथनी कुंड बैराज से निकले पानी ने टापू, कमालपुर और बेलगढ़ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। इस बार कमालपुर गांव में 7 करोड़ की लागत से 13 स्टड लगाए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी श्यामलाल ने मौके का दौरा करके बताया कि बाढ़ रोकथाम का लगभग सभी कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला के 4 एसडीएम अपने अपने इलाकों में बाढ़ रोकथाम के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। इसमें ये कटाव ज़्यादा दूरी तक आ गया था, यहाँ तक। तो ये गांव हमारा बिल्कुल 600 फुट की दूरी पे रह गया था। तो अब हमने ये स्टड लगाए हैं, ये 13 स्टड लगाए हैं पूरे स्ट्रॉन्ग से, और इनकी कीमत है 7 करोड़ 39 लाख के लगभग हमारा बजट है। ये हमारे को 2.5 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा करना था। हमने लगभग 95% काम अपना कंप्लीट कर लिया है। एसडीएम साहब की अलग अलग साइटें दी हुई है, वो सारे के सारे चेक करेंगे। और म्यूनसिपल कमेटी नगर निगम का एरिया है, उसमें हमारे डीएमसी साहब हैं, वो अपनी टीम के साथ सारी चेकिंग करेंगे।
वहीं सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता आर.एस. मित्तल ने बताया कि बेलगढ़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ रोकथाम कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते इन कार्यों को मंजूरी लेट मिली। हथनीकुंड बैराज स्ट्रक्चर का कार्य भी पूरी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पानी की रोकथाम की पूरी व्यवस्था कर लें ताकि बाढ़ से नुकसान ना हो। देखिए, बेलगढ़ पे जिसमें बताया 25 जो काम था 40 करोड़ का एजेंडा अप्रूव हुआ था, जिसमें वो रेट्स के बाद वो 25 करोड़ का है। वो काम मौके पे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसकी अप्रूवल्स लेट आई और वो काम लेट शुरू हो पाया था। अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं शुरू हुए और वो काम हमारा 20% से ऊपर हो गया है। तो हम उसकी डे बाई डे स्पीड उसकी बढ़ा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम उसको एक 6 मीटर का एक लेवल है जहाँ तक रिवर यमुना में पानी का लेवल रीच करता है, भाई हम उस लेवल से ऊपर आ जाएं। 7 जुलाई तक का हमारा टारगेट यही रखा हुआ है, क्योंकि डेली की डेली अब हम मानते हैं 1000 क्यूम से ऊपर डेली कंक्रीट कर रहे हैं। 2 प्लांट लगे हुए हैं, दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है। तो 6 मीटर से ऊपर हम आ जाएंगे तो इट विल बी इन ए सेफ पोजीशन। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए करनाल में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सी-1 मॉडल बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से करनाल वासियों के लिए अनूठा उपहार है। जिला वन अधिकारी जय कुमार ने बताया कि ऑक्सी-1 सेक्टर 4 से लेकर मधुबन तक करीब 4.5 किलोमीटर में लंबाई में 40 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। इसमें 9 प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सी-1 के बनने से यहां पर ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग यहां सैर करने आएंगे। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने की प्रेरणा भी मिलेगी। प्लान किया गया था ये ऑक्सी-1 करनाल में बनाने के लिए, ताकि करनाल के निवासियों को इसका पूरा लाभ मिल सके, ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। और इसमें फर्स्ट फेज़ में हमने इसमें 2 किलोमीटर का पोर्शन लिया था। टोटल 4 किलोमीटर में से मतलब 40 एकड़ भूमि में हमने फेज़ 1 का कार्य किया। इसमें हमने 5 तरह के वन बनाए हैं, जिसमें सुगंध वन बनाया गया है, जो सुगंधित पौधे लगाए गए हैं, जिसमें वृक्ष भी वो लगाए गए हैं जिनके फूलों की सुगंध है। शरब भी वो लगाई गई हैं जिसमें जो सुगंध देते हैं। इसी तरह चितवन बनाया गया है। चितवन में वो वृक्ष लिए गए हैं जो सिर्फ फूल देते हैं। वो शरब ली गई हैं जो फूल देती हैं, ताकि उस फूलों वाले सब शरब और वृक्ष प्रजाति के पौधे इसमें लगाए गए हैं। वो जो भी इसमें विजिट करेगा उसका दिल करेगा कि यहाँ पौधा लगाया जाए। और हम इसमें समृद्धि वन जैसे बताया रख रहे हैं कि वो वहाँ पे भी लोग जाके पौधा रोपण कर सकते हैं। पर्यावरण प्रेमी एडवोकेट राजेश शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी ट्राई प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के पेड़ ना काट पाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पर्यावरण तेजी से गर्म हो रहा है, उसको देखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट यदि यहाँ पर लागू हो जाएगा तो मतलब सबसे पहले ये होगा कि कोई व्यक्ति भी अपने घर के सामने लगे हुए पेड़ की टहनी भी नहीं काट पाएगा, जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली के शहर में है। दूसरी बात यह कि हम खुद लोगों को भी गंभीर होना पड़ेगा, मतलब सीरियसली हम कोरोना काल भी देख चुके हैं और इस साल जो 50-55 तक टेम्परेचर पहुंच गया। हिसार जिले के हांसी क्षेत्र के गांव ढाणा खुर्द की निशा का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हुआ है। निशा के चयन की सूचना मिलने पर उनके परिजनों सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। निशा ने बताया कि वे बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहती थी। अब वे पूरी मानव जाति और प्रकृति को एटॉमिक एनर्जी से होने वाले दुष्परिणाम और फायदों के बारे में शोध कर अपना जीवन मानवता को समर्पित करेगी। निशा ने बताया कि उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की। उन्होंने हिसार स्थित GJU यूनिवर्सिटी से MCC केमिस्ट्री की। निशा के पिता जय भगवान सूरत सिंह CRPF में तैनात हैं, जबकि माता सविता गृहिणी हैं। निशा ने कहा कि उसे हमेशा ही माता पिता का पूरा सहयोग मिला है।
हुआ है, साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है सर मेरा। 10th तक तो सर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डानाखुर्द के अंदर ही पढ़ी हूँ और 12th में सर मैंने गांव से ही के सिकंदरपुर गांव से सर मैंने 12th की है सर। उसके बाद मैंने बीएससी सर एसडी महिला महाविद्यालय हाँसी से बीएससी करके मास्टर्स की डिग्री सर मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की थी सर। उसके बाद सर फिर मैंने नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। पढ़ते पढ़ते मुझे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे साइंटिस्ट जैसे वैकेंसी होती है। उस वैकेंसी के लिए सर मैंने अप्लाई किया। लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में रह गई थी, मैंने दोबारा मेहनत की सर और आज मैं दोबारा सिलेक्शन हो गया सर मेरा इसमें। सर मेरे पेरेंट्स, पापा जी मेरे सीआरपीएफ के अंदर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है सर। सब मम्मी को सबसे ज़्यादा सर जाएगा क्योंकि सर मैंने घर पे बैठ कर ही पढ़ा है सर, तो उन्होंने मतलब मुझे इतना अच्छा माहौल दिया कि हाँ मैं घर पे बैठ कर ही पढ़ सकती हूँ और कभी उन्होंने मुझे कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया सर। सारा सर उनको जाता है मम्मी का। वहीं निशा की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों ने गर्व जताया। इसका नहीं पता लगता है, हमने ये पढ़ी कब रही है जी, रात को भी पढ़ी पाती, केवल दिन में भी है। हम काम करते रहते और ये पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखती जी। हम और हमारा परिवार और हमारा गांव की ओर से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम विश्वास नहीं हो रहे। क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी गुड़िया के ऊपर जितना हमारे ऊपर विश्वास गुड़िया ने किए है, शायद ही कोई लड़की के ऊपर विश्वास कर सके। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आज सुबह दोनों रूटों से पवित्र गुफा के लिए पहलगांव और बाल्टाल आधार शिविरों से तीर्थयात्रियों ने प्रस्थान किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजा से जुड़ी ये यात्रा भगवान शिव के भक्तों में अपार ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने कामना की कि बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से सभी भक्तों का कल्याण हो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारतीय संस्कृति की परंपरा और निरंतरता का शाश्वत प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव व्यवस्था की है कि श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन बनेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान पर खिताबी जंग के लिए उतरेगी। बड़ी बात यह है कि दोनों की टीमें अब तक प्रतियोगिता में अजय रही हैं। ऐसे में फाइनल की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रोचक हो गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं।
क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और तबरेज शम्सी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।